नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। 2 दिन मैं छुट्टी पर था, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ और 2 दिन तक हम मार्केट का पंचनामा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वापस आपके साथ जुड़ रहे हैं और ऑब्वियसली मेरे साथ श्रेया भी हैं। और मार्केट में लगातार गिरावट का क्रम जारी है। आज भी मार्केट के लिए काफ़ी गिरावट रही। कल शाम तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक थे, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल ठीक ठाक था। लेकिन रात को जो लेट नाइट भी क्या, अर्ली मॉर्निंग जो अदानी ग्रुप पे डेवलपमेंट आई, उसने मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब किया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो आज 20 से 25% तक गिरे, लेकिन उसने मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला, पीएसयू बैंकों के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला। हालांकि रिकवरी हुई टुवर्ड्स द एंड, और खासतौर से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी हुई टुवर्ड्स द एंड, लेकिन फिर भी आज का जो सेशन था ओवरऑल वो थोड़ा सा ख़राब ही रहा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आपने एक तो अच्छा लेखा जोखा बता ही दिया सर बाजार का, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं मार्केट का हाल, तो जैसा कि आपने बताया कि लाल निशान पर आज भी बाजार बंद हुआ। 168 अंक की गिरावट निफ्टी में देखी गई। वही बैंक निफ्टी में 253 अंक की गिरावट। हालांकि रिकवरी करने की पूरी कोशिश की गई बैंक निफ्टी में। और साथ ही एक बार सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो 2 सेक्टर्स ऐसे थे जो हरे निशान पर बंद हुए आज गिरते बाजार में। एक तो आईटी सेक्टर, दूसरा रियल्टी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुआ। हालांकि प्राइवेट बैंक भी हरे निशान पर बंद है, वो भी नाम का है, उसको ना ही गिने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पीएसयू बैंक, मेटल पे खासा दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे दबाव देखने को मिला। लेकिन जो लिंक की शुरुआत हुई थी सर, तो सवाल तभी से आ रहे थे, और सवाल मेरा भी ये है कि क्या पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए अब? क्या शनि भारी है मार्केट पे क्या? श्रेया, वैसे बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि अब सिर्फ यही बचा है करने को शायद। नहीं, लेकिन देखिए मार्केट में ये फेजेस आते हैं। और सिंस आपने सवाल पूछा है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ 2 लोगों के सवाल से। विशाल शाह पूछते हैं कि अनुज सर, आर यू बाइंग निफ्टी ईटीएफ? और रोहित अग्रवाल, रोहित जी बार बार मत पूछिए, मैंने सवाल पढ़ लिया आपका, कि कीपिंग इन इमोशंस असाइड, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20 या चाइनीज़ ईटीएफ किस में डालेंगे? देखिए 1 साल के व्यू पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 1 साल के व्यू में तो डांट जैसी बात होगी। मैं खुद, अगर आप कह रहे हैं, मैं निफ्टी ईटीएफ बाय कर रहा हूँ, मैं कल भी खरीदूंगा, और मैंने पिछले बार जब वो गिरावट आई थी उसमें भी खरीदा था, और इस लेवल पे भी मैं ऐड करूँगा। बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, और ना ही कोशिश करनी चाहिए। श्रेया, क्या है ना, मार्केट में इस समय मैं बार बार एक चीज़ जो कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, लोगों को ना आदत नहीं है इस तरीके की करेक्शन देखने की। लोगों को चस्का लग गया मार्केट में सिर्फ अपसाइड का। लोगों को लगता है कि उनके पास एक प्री लोडेड एटीएम कार्ड है। आप, मार्केट एक एटीएम की तरह है, आप गए, आपने कार्ड डाला, आपने अपना पिन डाला, आप पैसे निकाल के चले गए। पैसे निकाल के आ गए। अच्छा, मैक्सिमम क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने उसमें एटीएम में मशीन में कार्ड डाला, वो मना कर देगा कि नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप एटीएम में जा रहे हैं, वो कार्ड डाल रहे हैं, अपना पिन डाल रहे हैं, एटीएम से हाथ निकल रहा है, आपकी पॉकेट में जा रहा है, आपके पैसे निकाल रहा है। तो अभी मार्केट में ना ये उल्टा हो गया इस समय। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, लोगों के पोर्टफोलियोज हट कर रहे हैं, और ये मार्केट जो है ना, ये आपको ये बता रहा है कि मार्केट गिर भी सकता है। तकलीफ क्या होगी ना, हमने सिर्फ वन वे मार्केट देखी, मार्केट गिरता भी है। लोगों को ये समझना जरूरी होगा। पूजा पाठ तो खैर वैसे ही करनी चाहिए, मतलब मैं तो पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, लेकिन कई लोग नास्तिक होते हैं तो उनको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मार्केट के लिए मुझे लगता नहीं कि पूजा पाठ से कुछ होगा। मार्केट में आपको वो जो आदत थी ना सर, निफ्टी ने आज फिर से नया हाई रिकॉर्ड बनाया। हाई रिकॉर्ड है तो फ्रेश लोज दिख रहे हैं ना। हाँ, बट फ्रेश लो भी कितने हैं अभी, अगर आप देखें, मैं बताऊँ आपको, अभी तो इलेक्शन डे का लो यहाँ से और 1,500 पॉइंट नीचे। इलेक्शन लो के बाद से निफ्टी में 5,500 पॉइंट की रैली हुई थी, 5,500-6,000 पॉइंट की रैली हुई थी। हम गिरे कितना है, हम निफ्टी पर टॉप से 3,000 पॉइंट गिरे, मोटा मोटा 3,000 पॉइंट गिरे हैं। और चले कितना है हम, ये भी तो देखिए ना। आपको याद है, मैंने जब 18,000 निफ्टी पे था, तब पहली बार 2, 3, 4, 5, 6 की बात की थी। वो क्रॉस हुआ, उसके बाद वहाँ से निफ्टी और 3,000 पॉइंट भागा। ठीक है, मैंने एक 27,272 की बात की थी, वो नहीं आया, मैं मानता हूँ उसको, वो थोड़ा सा मामला गलत रह गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट चला भी तो इतना था ना इस चीज़ के लिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं फटाफट, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। विनय जी पूछ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा रिलायंस इतना क्यों गिर रहा है, निफ्टी को बार बार ट्रैक कर रहा है। देखिए विनय जी, मैं बताता हूँ रिलायंस क्यों गिर रहा है। मैंने ये बात बार बार एक्सप्लेन की है। सिर्फ रिलायंस नहीं गिर रहा है, भारती देखिए, अब भारती भी गिर रहा है, क्योंकि रिलायंस के बिजनेस का एक सबसे बड़ा हिस्सा आज की डेट में है जियो। और जिस तरीके से जियो सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है जब से उन्होंने टैरिफ हाइक किया है, प्लस एक जो रिस्क बन रहा है कि एलन मस्क का स्टारलिंक अगर इंडिया में आएगा तो क्या टैरिफ पर, इंटरनेट टैरिफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक कारण है कि जिसकी वजह से
आप इस तरीके का मूव रिलायंस पे और देखें। सर जो ट्राई का डेटा आया है आज, उसमें सबसे ज़्यादा ग्राहक जो छोड़ के गए हैं जिस कंपनी को, उसमें जियो सबसे जियो सबसे नंबर, ऊपर है। हाँ फिर वोडाफोन है, फिर एयरटेल है। हाँ वोडाफोन के दिन कब सुधरेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जियो को जिस तरीके से हेट मिल रहा है सर, क्योंकि टैरिफ हाइक में भी अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे जियो ही था, उसके बाद से लगातार फिर तीनों कंपनियों ने टैरिफ हाइक की थी, तो एक तो समस्या है ही। नहीं बिल्कुल ये समस्या है श्रेया। और देखिए एक चीज़ है, इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है आई थिंक। अच्छा एक और दिक्कत है, चलिए जो प्राइस हाइक कर लिया तो कर लिया, जब पिछली प्राइस हाइक हुई थी तब मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 6 महीने बाद एक और टैरिफ हाइक होगी या 1 साल बाद एक और टैरिफ हाइक होगी। आई थिंक अब कंपनियां वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये उनको मार्केट का रिएक्शन मिल गया कि नहीं, सब्सक्राइबर्स लूज़ करने का एक रिस्क है। अनलेस एंड अनटिल ये हो कि भाई जो सब्सक्राइबर्स छोड़ कर जा रहे हैं वो डॉर्मेंट सब्सक्राइबर्स हों, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करते हों, तो ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन खैर एनीवे, अच्छा एक सवाल बैकपैकर मोड आप बार बार पूछ रहे हैं, मत पूछिए। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 27272 थोड़ा गलत रह गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आएगा वो भी, अगले साल आएगा, लेकिन आएगा वो भी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको, 50,000 भी आएगा निफ्टी में और आप ही के लाइफ टाइम में आएगा, ठीक है। तो अब आप या तो इस पे अट जाएं कि नहीं वो 272 नहीं आया, या इस गिरावट में थोड़ा सा यूज़ करके अपना पैसा बना लें, वो चॉइस आपकी है बेसिकली। तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़ गए हैं। आप यूट्यूब से सवाल ले रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। हाँ आप इंस्टाग्राम से लीजिए। हाँ सर वैसे तो आप लगातार, हमारे दर्शक बहुत प्यार देते हैं CNBC आवाज़ को, लगातार हमारे साथ जुड़े भी रहते हैं, और हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर तमाम वो चर्चाएं की हैं शुरुआत से ही, जब से ये खबर आई, और गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पे लगे हैं। एक तो रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने की, निवेशकों को धोखा देने की, साथ ही ये बात छिपाने की भी। उसके बाद से जो हादसा हुआ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ, वो तो आपके सामने है। उसी पर सवाल सर, बहुत सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पूछ रहे, विशाल भी एक हैं, वो कह रहे हैं अडानी का कल स्टॉक क्या होगा, कल भी जाएगा 20% डाउन। देखिए क्या है ना, मैं जैसा आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था श्रेया, क्या हो जाएगा अगर आप 2 स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, क्या मतलब दुनिया तो नहीं बंद हो जाएगी ना। मैं तो एक चीज़ बताऊं, मैं तो बहुत कम रिटेल देखें जो अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसा बना पाए। जिन्होंने ले लिया, लेके होल्ड कर लिया, उन्होंने वेल्थ बनाई काफ़ी, उसमें से काफ़ी लोगों ने उसके बाद अपनी वेल्थ को कम होते हुए भी देखा, लेकिन ट्रेडिंग आप इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें अलग लेवल का गेम होता है जो आपके बस की नहीं है। फॉर एग्जांपल आज अडानी एंटरप्राइजेस में अगर आप देखें, अब देखिए क्या होता है, कहना बड़ा था, सुबह सुबह मैं भी कह सकता हूँ कि बेच दीजिए अडानी एंटरप्राइजेस, कोई बेच पाया सुबह? वो प्री ओपन में ही 10% था, वो फ्रीज पे था, 10% फ्रीज पे खुला, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं, चलिए खुलेगा फ्रीज, जैसे ही फ्रीज खुला 15% नीचे, जैसे ही फ्रीज खुला 20% नीचे, उसके बाद जो फ्रीज खुला 25% करीब आया, वहां से बाइंग शुरू हो गई। अब अगर आपने वहां शॉर्ट कर दिया, एक बार के लिए स्टॉक इंटरडे में 10% रिकवर कर गया था। 10% में मुझे बता दीजिए कौन सा रिटेल बच पाता। और जैसे ही फिर वो उसने थक हार के कहा कि नहीं ये तो मैं गलत ट्रेड में फंस गया, उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, वहां से स्टॉक फिर वापस गिरना शुरू हुआ और फिर डीलों पे जाकर बंद हुआ। इसको ना रिटेल पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे आपका हाथ जलेगा। आप कह दीजिए अपने आप को कि नहीं, मैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे काफ़ी फीमेल व्यूअर्स भी हैं, तो इस वजह से ज़्यादा तादाद फीमेल की भी बढ़ती जा रही है नहीं आई एम होपिंग एक्चुअली श्रेया, पता है क्या है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि जो बिजनेस टेलीविज़न है ना, उसमें थोड़ी सी तादाद विमेन की भी हो। अगर आप देखें इवन हमारी टीम में भी अब थोड़ी विमेन भी ज़्यादा हो गई, पहले थोड़ी सी कम थी, तो थोड़ा सा ताकि एक कोशिश है, इवन पैनल में भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से विमेन एक्सपर्ट्स आएँ, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि 93% ट्रेडर्स लूज मनी, अगर मोर एंड मोर विमेन स्टार्ट टू ज्वाइन ना, तो मुझे लग रहा है ट्रैक रिकॉर्ड बेटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना रिपोर्ट कार्ड अच्छी आएगी। हाँ रिपोर्ट कार्ड अच्छी आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना, होती है मेंटल स्ट्रेंथ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विमेन की मेंटल स्ट्रेंथ ना मेन के मुकाबले ज़्यादा होती है। क्या तो बात कही मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे कोई इसमें एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं है। तो ये एक मतलब खैर हम टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं लेकिन कुछ और सवाल लेते हैं। एक सवाल आ रहा है बार बार कि इंडिगो पर क्या व्यू। देखिए इंडिगो मैंने क्या कहा था, 3 कैटेगरी के स्टॉक्स में डिवाइड करिए इस समय। पहली कैटेगरी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ, जैसे इंडियन होटल, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है। दूसरी कैटेगरी वो जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं लेकिन इन मार्केट की वजह से करेक्ट हो रहे हैं, खैर इंडियन होटल्स तो करेक्ट ही नहीं हुआ, जैसे ट्रेंड हो गया फॉर एग्जांपल। या फिर तीसरा वो स्टॉक जो कंपनियां बहुत अच्छी हैं, सिक्लिकल खराब क्वार्टर आया, जैसे कि इंडिगो में पिछला क्वार्टर खराब आया मैं मानता हूं, लेकिन कंपनी अच्छी है बहुत और आगे भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी, तो इंडिगो उस कैटेगरी में आती है।
एक ऐसा स्टॉक जो अगले 3 साल में मुझे लग रहा है कि 5 डिजिट का स्टॉक होगा, मतलब 10,000 प्लस, और मुझे लग रहा है आगे जाके निफ्टी में भी जो आएगा। तो मेरे ख्याल से ये तो मेरा व्यू है। डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रखिए बिल्कुल इसे। बिल्कुल बिल्कुल सर watch list इंस्टाग्राम रखें। पे एक सवाल है भूपी जी का। सर सैटरडे रिजल्ट है, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या लगता है सर? अगर एनडीए को बहुमत मिली तो फिर क्या बाउंस बड़ी बैक? रैली आएगी। अगर एनडीए को बहुमत मिला, अगर तो बहुमत, और सिर्फ बहुमत नहीं, अगर पूर्ण बहुमत मिल गया, और अगर तो बाई चांस बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई, और अगर ये आ जाए कि अब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर होंगे, अगर तो ऐसा हो गया तो श्रेया निफ्टी में 400-500 पॉइंट की रैली आएगी। अगर बॉर्डर लाइन केस है तब भी मुझे लगा थोड़ी सी रैली आएगी मार्केट में। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट को सबक मिल गया कि एग्जिट पोल पर रिएक्ट नहीं करना है। मार्केट ने आज एग्जिट पोल पर रिएक्ट नहीं किया। मार्केट ने कहा नहीं, मैं एक्चुअल वर्डिक्ट देखूंगी उसके बाद डिसाइड करूंगी। तो एक मार्केट आप आई थिंक वेट करेगा कि एक्चुअल वर्डिक्ट आए और शायद उसके बाद ही लेंगे। अच्छा, एक सवाल आ रहा है दुबई से भी हमें लोग देख रहे हैं। देखिए, हम राजेश एक्सपोर्ट्स पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप एजाज जी दुबई से जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा राजेश एक्सपोर्ट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर मैं पर्सनली कमेंट नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं इस पर कमेंट नहीं दूंगा। आदित्य पूछ रहे हैं व्हाट टू डू अबाउट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू ऐड ऑन दिस। आदित्य जी, सबसे बड़ी गलती जो आप करेंगे वो होगी अगर आप अपनी SIP बंद करेंगे। तो ट्रस्ट में मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। अगर आप खराब टाइम में अपनी SIP बंद करेंगे ना, वो सबसे खराब। SIP का मतलब ही ये है ना कि अब जो आप इस प्राइस पे जो आपको इन्वेस्ट करेंगे वो आपको एवरेज करेगा जो आपने पहले हाई प्राइस पे लिया होगा। तो वो बिल्कुल लॉस, मतलब म्यूचुअल फंड बेचने का ये बिल्कुल समय नहीं है और पैसा डालने का समय है। मैं तो अभी भी यही कहूँगा इसमें। तो म्यूचुअल फंड में बने रहिए। सर एक मेरा पर्सनल सवाल ये है कि जब डेटा हम पढ़ रहे होते, देख रहे होते हैं, तो जिस कदर आज बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। सर 38 स्टॉक्स ऐसे हैं स्मॉल कैप के जो अपने 52वीं खाई से 78% नीचे हैं। तो ये जो माहौल है बाजार का, तो इसमें कोई ऐसे टिप्स हैं कि अभी फिर मिड कैप या लार्ज कैप में ये स्मॉल कैप को भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से अभी थोड़ा लार्ज कैप में रहें श्रेया, और आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है वैसे, तो लार्ज कैप में रहें अभी। कुछ हद तक थोड़े मिड कैप ले लें, क्वालिटी मिड कैप। देखिए, जब मैं ये बात बोलता हूँ ना कि लार्ज कैप में रहें, अब कहने को पता नहीं भी लार्ज कैप है, या जब मैं कहता हूँ कि मिड कैप अवॉइड करें या स्मॉल कैप अवॉइड करें, टेक्निकली कहने को इंडियन होटल्स मिड कैप में आ जाता है। तो वो एक ब्लैंकेट कॉल नहीं है। बीच बीच में आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लार्ज कैप भयंकर अंडर परफॉर्म करें और कुछ मिड कैप मैसिवली आउट परफॉर्म करें। लेकिन एज ए कैटेगरी इस समय अगर आप कहीं पर सेफ्टी है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में ज़्यादा सेफ्टी है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसमें मुझे खैर कोई डाउट नहीं है। एक सवाल आया था, एक सज्जन कह रहे हैं कि वो 8 लाख रुपए पर मंथ की SIP कर रहे हैं अभी, क्या उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए पर मंथ पे ले आएँ? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊँ, फ्रैंकली आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने रिच हैं तो 8 लाख रुपए महीना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खैर मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि उसके बाद भी आप मेरी एडवाइस चाह रहे हैं तो। लेकिन आपका नज़रिया बिल्कुल सही है। ये मौका होता है SIP बढ़ाने का। मैं बार बार कहता हूँ, ये मौका होता है SIP बढ़ाने का। मेरा तो एक रूल होता है लाइफ में कि 10% की करेक्शन पे 10 महीने का SIP कर दीजिए, 20% की करेक्शन पे 20 महीने का SIP कर दीजिए, अगर आपके पास उतना पैसा है तो। जैसे निफ्टी 10% करेक्ट कर चुका है ना, मैं ऑलरेडी जितनी मेरी SIPs होती हैं उसका 10 टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और अगर भगवान ना करे यहाँ से और 10% गिर गया तो मैं 20 टाइम्स भी इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है ना? तो ये एक थंब रूल है सर, मेरा थंब रूल है। मैं ज़िंदगी में करता आया हूँ कि जो मेरी जितना SIP अमाउंट है, जितनी की मैं SIP करता हूँ, मान लीजिए मैं 75,000 पर मंथ की अगर SIP कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट 10% करेक्ट करेगा तो मैं 7.5 लाख रुपए एक साथ डाल दूंगा, और अगर मार्केट 20% करेक्ट करेगा तो मैं 15 लाख एक साथ डाल दूंगा। ये मेरा रूल है, मैं फॉलो करता हूँ इसको। हर किसी का रूल अलग हो सकता है, लेकिन मेरा रूल ये है लाइफ में। बिल्कुल। सर हम इंडियन होटल्स की बात कर रहे थे। ये जो एक सेक्टर है इंडियन होटल और टूरिज्म वाला सेक्टर, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ऐसी कंपनियाँ, इन सारे सेक्टर्स पे भी सर सवाल आ रहे हैं। ईज माई ट्रिप पे पूछ रहे हैं पाठक जी, और सर ये मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ये सेक्टर कैसा लग रहा है? और थॉमस कुक, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, कैसे स्टॉक्स हैं? आई थिंक ये चॉक एंड चीज़ हो गया थोड़ा सा। इंडियन होटल्स कम्प्लीटली अलग कैटेगरी में। आई थिंक बाकी स्टॉक्स के साथ कंफ्यूज मत करिए, खासतौर से ईज माई ट्रिप वगैरह, क्योंकि इनमें बहुत वॉलेटिलिटी है। आई थिंक इंडियन होटल्स जैसा स्टॉक है, इंडिगो जैसा स्टॉक जो है ना, ये अलग कैटेगरी में आता है। कुछ हद तक लेमन ट्री भी उसमें आता है। ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप, बहुत कम स्टॉक्स हैं
और बहुत ज़्यादा इनके पास प्राइसिंग पावर आ चुकी है आज की डेट में। आप ट्रैवल करके देखिए, कोई एयरलाइन टिकट आपको 10,000 से कम की नहीं मिलती, और बिल्कुल कोई मुंबई में तो 4 स्टार नहीं मिलता 8,000 से 10,000 से कम में। 5 स्टार तो आप भूल ही जाइए। 5 स्टार तो श्रेया मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब बुक किया था। मैं भी 4 स्टार ही बुक करता हूँ, क्योंकि वो पिंच होता है, मतलब पे कर सकते हैं आप, लेकिन वो हाँ वो हर्ट करता है ना। तो इसके लिए तो, लेकिन लाइफ का एक थंब रूल है, व्हाट इज बैड फॉर कस्टमर इज गुड फॉर शेयर। तो अगर आप कोई भी शेयर, जैसे आप को लगता है यार इतना पैसा बना रहे हैं मेरे साथ, तो उसका एक तरीका ये है, उसका शेयर ले लें। तो जैसे आपको लगता है ना इंडिगो यार इतना पैसा चार्ज करती है मुझसे, तो आप जब भी इंडिगो की टिकट खरीदे ना, साथ में एक इंडिगो का शेयर भी खरीदें उसी दिन। तो वो फिर क्या होगा ना, जो आप पैसा बना रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं ना उनको, वो कुछ हद तक आपके पास भी वापस आ रहा है, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं। तो आप एक तरीके से वो पैसा आपके पास भी वापस आ रहा है। तो इस वजह से इंडिगो, इंडियन होटल्स, ये एक दो और ट्रैवल टूरिज्म स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि अपनी बुल मार्केट में, ईस्ट माई ट्रिप थोड़ा सा अलग कैटेगरी का स्टॉक है, प्लस वो मतलब काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो उसमें बीच बीच में करेक्शन हैवी आती है। इंडियन होटल्स और करेक्शन पर इंडिगो में भी आई है, लेकिन इंडियन होटल्स मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसमें। वारी एनर्जीज पे क्या करें, यश पूछने सेल करूँ क्या? देखिए यश जी, अगर आपने IPO मिल गया, आपको अच्छा पैसा बना रहे हो तो सेल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, तब तो मैं ये कहूँगा कि जो भी रिसेंट लो है उससे करीब का एक स्टॉप लॉस बना के रखें। लेकिन देखिए मेरा व्यू ये है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं ना, इनमें मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा बबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होनी चाहिए। और अगर कोई भी कंपनी 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ओपन होता है। ये मेरा एक पूरी रिन्यूएबल्स, खासतौर से जो सोलर रिन्यूएबल्स हैं, उसमें मेरा एक और चीज़ मानना है श्रेया, कि सोलर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वो आगे जाकर थोड़ा रिस्क फैक्टर बन जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारे देश पर कृपा है भगवान की कि सूरज हर समय अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद ना ये इंडस्ट्री जो है ये इतनी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, यहाँ पे रेट्स इतने गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अनलाइक अगर आप थर्मल पावर बना रहे हैं तो आपको कोल चाहिए, अगर आप कोई और पावर बना रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए। इसमें तो क्या रॉ मटेरियल है, इसमें तो आपका सनलाइट रूम है ना रॉ मटेरियल। एट सम पॉइंट सबके पास एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो ये इस फील्ड में ना मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल चांदी रहेगी, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स जो है ना लॉन्ग रन में शायद आपको पैसा ना बना के दें। तो ये मेरा एक यहाँ पर मानना है, इस वजह से बहुत कॉमन हो जाएगा। टाटा कंज्यूमर में क्या करें? देखिए टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर पे तो सर सवाल आया। हाँ, पहले टाटा कंज्यूमर ले लेते हैं। टाटा कंज्यूमर पर मेरा मानना ये है कि आप बने रहें, अच्छी कंपनी है। एक बात वीक क्वार्टर्स आ गए तो इस वजह से टाटा स्टील देखिए एक ट्रेडिंग स्टॉक है, क्योंकि ये मेटल्स से है। चाइना का जो फैक्टर है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में अगर आपको व्यू रखना है तो आप एंट्री करिए, 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक मेटल्स को ट्रेड करने का यही तरीका है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लग गया तो बैड लक, अगर नहीं लगा तो आपके लिए एक बड़ी ट्रेड बन सकती है। कितने टाइम फ्रेम के लिए कर सकते हैं? 6 महीने से 1 साल, बस। वो उसके बाद उसको रिविजिट करते रहिए। एक बार आपके फेवर में उसको फिर ट्रेडिंग स्टॉप। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको स्टॉप लॉस बाहर निकालेगा। जब भी आपकी ग्रिप में आ जाए ट्रेड, आप शुरुआत करिए 5% स्टॉप के साथ। अगर नहीं लगा और ग्रिप में आ गई ट्रेड, तो हर 5% की रैली पे अपना स्टॉप लॉस 5% बढ़ाते रहिए। उसके बाद वो जहाँ पे हिट होगा वहाँ पर आप अच्छा कैसा पैसा बना चुके होंगे। हाँ सॉरी, एक स्टूडेंट का सवाल है कि विच इज मोर पीसफुल, डायरेक्ट स्टॉक और निफ्टी 20 इफ बोथ हैव फॉलन बाय सेम परसेंटेज? देखिए पीस तो ज़्यादा मेरे ख्याल से निफ्टी 20 में ही है, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है ना, कई स्टॉक्स, अब जैसे आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, गिर गए ना 25%, तो इसके लिए रिलेटिव पीस जो है, अच्छा मार्केट में सर्टेनिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 20 में रिस्क नहीं है, रिस्क वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे ना, पैसा आपका जाएगा नहीं, मोर और लेस मार्केट वापस आएगा, नया हाई बनाएगा, उसके ऊपर जाएगा। इस वजह से स्टॉक्स में ये कहना सर्टेन नहीं होता। कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपने प्रीवियस हाई हिट करते ही नहीं, कई स्टॉक्स 90, 95, 99% करके ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस वजह से पीसफुल ज़्यादा निफ्टी रहता है। तो एक एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट करके चले। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सेक्टर पे सवाल है, आर्या जी पूछ रहे शुगर सेक्टर कैसा लग रहा है? आई एम इन्वेस्टेड इन बजाज हिंद, हाउ डू यू सी दिस इन शॉर्ट टर्म? देखिए अगर आपको शुगर में रहना ही है ना, तो बलरामपुर चीनी में रहिए, क्योंकि बजाज हिंदुस्तान जो है वो एक समय पे देश की नंबर 1 शुगर कंपनी थी, लेकिन आज उसका क्या हाल हो गया। आप सिर्फ एक टेम्पटेशन में आके कि छोटे स्टॉक है मैं ले लूँ उसको, उस वजह से अगर आपने ले लिया बजाज हिंदुस्तान। अगर आपका व्यू शुगर पर पॉजिटिव है तो बलरामपुर चीनी,
लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, शुगर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर, है ना। कभी गन्ने पे कुछ आ जाता है, कभी एथेनॉल पे कुछ आ जाता है। एक दिन सरकार ने उठ के बोल दिया था पिछले साल कि कल से आप गन्ने को यूज़ नहीं कर सकते मोलासेस के लिए, 40% स्टॉक गिर गए थे। तो ये क्या होता है ना, अब जैसे IGL, MGL जैसे स्टॉक्स हैं, कैसे गिर गए एकदम से इतने ज़्यादा? क्यों? क्योंकि एकदम से एक दिन वन फाइन डे आपको लगता है कि नहीं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है मुझे। तो इसके लिए इन स्टॉक्स में ना, जहाँ पर भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, क्यों ये स्टॉक्स हमेशा कम PE पर रहेंगे और क्यों IT स्टॉक्स हाईएस्ट PE कमांड करेंगे? उसका कारण ये है, जहाँ पर भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है ना, वहाँ पर मल्टीपल, हाँ, वहाँ पर मल्टीपल और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बिल्कुल, विदाउट अ डाउट। अडानी पे तुमने इतनी बार डिस्कस कर लिया हाँ, नहीं, कोई नहीं, हम रिपीट नहीं करेंगे। मैंने तो स्टार्टिंग में ही एवरेज कर लिया, अब क्या करें चैतन्य जी? कोई नहीं, अब आप और एवरेज करें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सवाल म्यूचुअल फंड या ETF से रिलेटेड है, कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। टाटा टेक एंड ओला हिमांशु पूछ रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, टाटा टेक पर मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वो काफ़ी करेक्ट हो चुका था और लिस्टिंग के बाद से कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं था, इस वजह से, और कंपनी अच्छी है, टाटा ग्रुप की है। ओला में देखिए मैं कन्विंस नहीं हूँ अभी। हालांकि आई रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट अलॉट, मैं उनकी CEO की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक नंबर्स आने शुरू नहीं होंगे ना, जब तक आप प्रॉफिट 3-4 क्वार्टर के नहीं दिखाएंगे, तब तक मैं तो मोहम्मद उस्मान जी का भी ओला इलेक्ट्रिक पे ही सवाल था, यही आंसर है। हाँ, उस्मान जी तो सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक के ऊपर, अभी फिलहाल पॉजिटिव नहीं है आप। चलिए श्रेय, काम करते हैं आज इसको यहीं। अच्छा, एक देव का सवाल ले लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू इंडसइंड बैंक एंड व्हाई डिड इट्स 4 डिजिट प्राइस बिकम 3 डिजिट? देव जी, आपने शायद नंबर्स नहीं देखे थे, पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो डिजास्टर्स थे। अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, मैंने डिस्कस भी किया था इंडसइंड बैंक उस दिन, तो आप मिस कर गए होंगे शायद, लेकिन इस वजह से स्टॉक गिरा है और 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया। 52 वीक हाई वाला स्टॉक 52 वीक लो पर भी आ गया। बहुत ख़राब नंबर्स थे और स्ट्रेस था काफ़ी। और सबसे बड़ा कारण पता क्या है? इंडसइंड बैंक ने भारत फाइनेंशियल जो एक्वायर की थी, जो माइक्रो फाइनेंस में थी, और RBI बार बार क्वेश्चन कर रहा था, बार बार कह रहा था कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत रिस्क है, माइक्रो फाइनेंस में बहुत रिस्क है। वो रिस्क अब निकल कर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्लो डाउन वहीं पर है। इसकी वजह से इंडसइंड बैंक बजाय, मतलब बाकी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नहीं गिरे इतने, प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल जितने, लेकिन जितना इंडसइंड बैंक गिरा। चलिए, पूरे समय हमारे साथ 1000 लोग से ज़्यादा जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रेया और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे और कल श्रेया हम वापस आएंगे। जी बिल्कुल, कल फिर से आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।